यस, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आपको पता था कि हमने पिछले क्लास में भी इसी चैप्टर के बारे में डिस्कस किया था। चैप्टर का नाम क्या है? समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों का क्षेत्रफल, या फिर एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं? समांतर चतुर्भुजों यानी कि पैरेललोग्राम्स और त्रिभुजों यानी कि ट्रायंगल्स के एरिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले हम समांतर चतुर्भुजों के बारे में पढ़ेंगे और त्रिभुजों के बारे में हम पिछले चैप्टर में सीख चुके हैं। तो यदि मैं पिछले क्लास की बात करूं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर आपने दूसरे फोन से ज्वाइन किया, आपने एसआरएन डाला, एसआरएन फिल किया था ना आपने? अगर आपने एसआरएन सही फिल किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी के भी फोन से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम पिछले क्लास की बात करते हैं। तो यदि आपको याद हो तो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछले क्लास में हमने द्विविमीय आकृति यानी कि 2 डायमेंशनल शेप्स के बारे में पढ़ा था कि 2 डायमेंशनल शेप्स को हम कैसे पहचानते हैं, और अलग अलग उदाहरण से हमने सीखा था। उसके बाद हमने चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा था कि चतुर्भुज आखिरकार होता क्या है, उसमें कितने साइड्स होते हैं, कितने एंगल्स होते हैं, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन्हीं पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। सभी को पोल सेक्शन में जाके इस क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन क्या है? आपको 4 आकृतियां दी गई हैं, आप में से ये आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी आकृति एक चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल नहीं है। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन लगभग इसी टाइप का पिछली क्लास में भी किया था। तो यदि आपने पिछली क्लास ध्यान से पढ़ी होगी तो आपको इसका आंसर आता होगा। हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने आंसर देना स्टार्ट कर दिया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। अभी तक सभी बच्चों ने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चों ने आंसर नहीं किया। प्लीज सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके आंसर करेंगे। क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख ही रहा है। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा एक चतुर्भुज नहीं है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। अब क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन हमने पिछली क्लास में ही पढ़ी थी, तो सभी बच्चे अपना आंसर पोल सेक्शन में जाके देंगे। ठीक है, अच्छा, ये काफी आसान सवाल है। अगर आपने पिछली क्लास को ज्वाइन किया होगा तो उसमें हमने इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व भी किया था। हाँ, तो जिन बच्चों ने अभी अभी ज्वाइन किया है उनको मैं बता दूं कि हम ये पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो कि पिछली क्लास के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है आपको अपनी स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, मैं एक बार पढ़ के बता भी देता हूं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक चतुर्भुज नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रिलेटरल। और आपको यहाँ 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, उनमें से आपको सही आंसर बताना है कि सही आंसर कौन सा होगा। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं। लास्ट 10 सेकंड वेट करते हैं, केवल 10 सेकंड वेट करते हैं, फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 10 सेकंड बचे, जल्दी से आंसर कीजिए, केवल 10 सेकंड बचे आपके पास। 1 या 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया है। गुड इवनिंग एवरीवन। अच्छा, आपने लेट ज्वाइन किया है थोड़ा सा। ठीक है, 10 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड्स, 5 सेकंड्स बचे, जल्दी से आंसर कीजिए। 5, 4, 3, गुड इवनिंग सर। 2, 1। ठीक है, समय समाप्त। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को जल्दी से डिस्कस भी कर लेते हैं। हालांकि सेम टाइप का क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किया था। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा एक चतुर्भुज नहीं है। अच्छा, अगर चतुर्भुज की डेफिनेशन पे जाएं हम, तो डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसी कोई भी शेप, ऐसी कोई भी क्लोज शेप, बंद आकृति होनी चाहिए, वो ऐसी कोई भी बंद आकृति जिसकी 4 भुजाएं हो, तो वो चतुर्भुज कहलाती है। 4 साइड्स हो, 4 साइड्स हो, जिसके क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। अगर इसमें देखें तो इसका ये पहला साइड है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि ये तो चतुर्भुज है। ठीक है, इसी तरह से ऑप्शन बी में भी पहला साइड ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो बी भी एक क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन आप ऑप्शन सी में देखोगे तो एक साइड इसका ये है, एक, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो 4 तो यही हो गए, और इसके और भी कई साइड्स हैं। मतलब इसमें 4 साइड से ज्यादा है, 4 से ज्यादा साइड्स हैं या
4 से ज्यादा भुजाएं हैं। इसका मतलब क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। और हमें यही बताना था कि कौन सा चतुर्भुज नहीं है। तो जो ऑप्शन सी में हमें आकृति दे रखी है वो चतुर्भुज नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें 4 से ज्यादा साइड्स हैं या 4 से ज्यादा भुजाएं हैं। ठीक है। इसी तरह यदि मैं ऑप्शन डी की बात करूं तो ऑप्शन डी में भी 1, 2, 3 और 4, मतलब 4 भुजाएं हैं या 4 साइड्स हैं, इसलिए ये भी एक चतुर्भुज होगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। यस। तो आप में से काफी बच्चों ने इसका आंसर सही भी किया था। ठीक है। चलिए अब हम आज की क्लास का पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम चतुर्भुज के अवयवों के बारे में पढ़ेंगे। मतलब क्वाड्रिलेटरल के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, सब के बारे में पढ़ेंगे। अगर इन एलिमेंट्स की या अवयवों की बात करूं तो हम पिछली क्लास में 2 चीजें सीख चुके थे। क्या? एक तो अपोजिट साइड्स यानी कि सम्मुख भुजाएं सीख चुके थे, और अपोजिट एंगल्स। यस और नो? लास्ट क्लास में हमने 2 चीजें पढ़ी थी ना, सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण। जल्दी से बताइए कमेंट में, ये 2 चीजें हम पढ़ चुके थे ना? हाँ, ठीक है। मैं जल्दी से फिर भी रिवाइज कर देता हूं। तो किसी भी चतुर्भुज में जो सामने वाली भुजा होती है, बिल्कुल जैसे इसके सामने ये वाली भुजा है और इसके सामने ये वाली भुजा है, तो ये आपस में सम्मुख भुजाएं कहलाएंगी। यानी कि जो एडी है वो बीसी के सम्मुख होगी और जो ए बी है वो सीडी के सम्मुख होगी। ठीक है, मतलब ये ए बी है वो सीडी के सम्मुख होगी। ठीक है। इसी तरह हमने एंगल्स के लिए अपोजिट एंगल्स भी देख लिए थे, या फिर सम्मुख कोण भी पढ़ लिए थे कि सम्मुख कोण क्या होते हैं। हमने ये देख लिया था कि जो भी शीर्ष होता है, ठीक है, एंगल जिस भी शीर्ष पर बनता है वह उसी के नाम से होता है। मतलब यदि मैं इस कोण का नाम की बात करूं तो कोण का नाम होगा कोण सी। क्यों? क्योंकि ये कहां बना हुआ है, ये वर्टेक्स सी पर या शीर्ष सी पर बना हुआ है, इसलिए इसका नाम कोण सी होगा। अच्छा, जल्दी से कमेंट में बताइए इस वाले एंगल का क्या नाम होगा। शीर्ष के आधार पर बताइए इस वाले एंगल का क्या नाम होगा। जल्दी से बताइए, सभी बच्चे बताएंगे कमेंट में लिख के। अभी जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है ये वाला, इस एंगल का क्या नाम होगा? बिल्कुल सही आंसर कि इसका नाम होगा एंगल ए। ठीक है, इसको हम बोलेंगे एंगल ए क्योंकि ये इस वाले शीर्ष पर बना हुआ है। बिल्कुल सही बात है। अब हम इसके मेन कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं, जो कि क्या है, अपोजिट एंगल्स। तो सम्मुख क्या होगा? जो इसके बिल्कुल, ये इस कोने में है तो इसके सामने वाले कोने में कौन सा एंगल है? कोण सी। तो जो कोण ए और कोण सी है वो अपोजिट एंगल या फिर सम्मुख कोण हो जाएंगे। इसी प्रकार जो बी और डी बी हैं वो भी सम्मुख कोण कहलाएंगे। ठीक है। अच्छा, मैंने यहां तक जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा दिया? क्योंकि ये तो हम लास्ट क्लास में सीख ही चुके थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। अब आते हैं एक नए कॉन्सेप्ट पर, जिसमें हम आसन्न भुजाएं देखेंगे या एडजेसेंट एंगल्स देखेंगे, सॉरी साइड्स। एडजेसेंट साइड क्या होती है या आसन्न भुजाएं क्या होती हैं। ठीक है। तो डेफिनेशन पे जाएं तो डेफिनेशन क्या है कि जहां पर एक भुजा समाप्त होती है, यदि वहीं से दूसरी भुजा प्रारंभ हो जाए तो आसन्न भुजाएं कहते, उनको हम आसन्न भुजाएं कहते हैं। या उसका दूसरा वो देख लो कि ऐसी कोई भी 2 भुजाएं जिनमें एक शीर्ष या एक वर्टेक्स कॉमन हो। ऐसी कोई भी 2 भुजाएं जिनमें एक शीर्ष या वर्टेक्स कॉमन हो, आसन्न भुजाएं कहलाती हैं। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं। यदि मैं ए बी, ये वाली भुजा की यदि मैं आसन्न भुजा की बात करूं तो इसका एक तो ये वाला शीर्ष है और एक ये वाला शीर्ष है, तो इसके 2 शीर्ष हैं। अब यदि मैं मान लो एक ये वाली भुजा बनाऊं, ये बी सी। ठीक है। अच्छा, ये सीधी एज्यूम कर लेना, इस तरह की मैं एक सीधी बना देता हूं, ये इस तरह की सीधी भुजा है। तो यहां यदि ए बी और सी बी सी में देखूं मैं, यदि ए बी एंड बी सी में देखूं तो ये वाला जो वर्टेक्स है या ये वाला जो वर्टेक्स है वो कॉमन है। ये वाला शीर्ष क्या है? कॉमन है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों भी कैसी होंगी? आसन्न भुजाएं होंगी। ये दोनों आसन्न भुजाएं होंगी। अच्छा, अब आप में से काफी को ये डाउट आ रहा होगा कि सर ये तो चलो आसन्न भुजाएं हो गई, लेकिन एक तो ये भी शीर्ष है, और यदि मैं ये वाली साइड बना दूं तो फिर ए बी की आसन्न भुजा एडी भी तो होगी। बिल्कुल होगी, कि ए बी की जो आसन्न भुजा है वो एडी भी है। ठीक है। तो यहां से हमने क्या सीखा कि अगर मैं चतुर्भुज की बात करूं तो किसी भी भुजा की 2 आसन्न भुजाएं होती हैं। किसी भी साइड की
दो एडजेसेंट साइड्स होती है। कैसे? कि मान लो मैं इस वाली साइड की बात कर रहा हूं अभी, अच्छा ठीक है, इसकी तो हमने बात कर ली, मान लो मैं इस वाली साइड की बात कर रहा हूं, तो इसकी साइड्स कौन कौन सी आसन जो इससे टच हो रही हो? तो एक तो ये वाली साइड इससे टच हो रही है, ठीक है, एक तो ये वाली साइड इससे टच हो रही है, और एक ये वाली साइड इससे टच हो रही है, तो दोनों ही इसकी एडजेसेंट साइड्स होंगी, ठीक है। अच्छा, इस पे जाते हैं कि यदि मैं, जैसे हमने अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि यदि मैं भुजा ए बी को लूं, ठीक है, यदि मैं भुजा ए बी को लूं तो उसकी दो आसन्न भुजाएं होंगी, दो एडजेसेंट साइड्स होंगी, कौन कौन सी होंगी? यहां से देख सकते हैं, एक तो ये वाली होगी एडी और एक ये वाली होगी बीसी। तो यही यहां लिखा हुआ है कि एक तो बीसी है एक एडी है, ठीक है। इसी तरह से हम, सॉरी किसी का कोई डाउट है क्या? डाउट है क्या किसी का? जल्दी से कमेंट में बताइए, कमेंट में लिख के बताइए आपका कोई डाउट है क्या? वाई और एन लिख के, हाँ नहीं है ना, बहुत बढ़िया, कोई डाउट नहीं है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम अगले उसकी देखते हैं। तो यहां से हम सब उस सारी भुजाओं की देख सकते हैं कि दो एडजेसेंट साइड से भुजाएं होंगी। जैसे यदि मैं बीसी की बात करूं तो बीसी ये है, ठीक है। अब इसकी दो एडजेसेंट साइड कौन सी है? मतलब दो ऐसी भुजाएं जो इससे टच हो रही हो, तो एक तो ये वाली है, ठीक है, एक तो ये वाली हो गई जो कि यहां से टच हो रही है, और एक ये वाली हो गई जो कि यहां से टच हो रही है, मतलब सी डी और ए बी। तो ए बी और सी डी इसकी दो आसन्न भुजाएं हैं। इसी तरह सीडी के लिए यहां देख सकते हैं, सीडी के लिए क्या हो जाएगा, तो इसको मैं इरेज करके आपको सीडी के लिए भी बता देता हूं कि सीडी के लिए क्या होगा, कि सीडी भुजा तो ये हो गई, ठीक है। अब इसकी आसन्न भुजाएं कौन कौन सी होंगी? जो कि एक तो इस वाले शीर्ष से टच हो रही हो और एक इस वाले शीर्ष से, तो दो भुजाएं होगी कौन सी? एडी और बीसी। तो बीसी और एडी, बिल्कुल डीए भी कह सकते हैं उसको, बिल्कुल। तो इस वाली भुजा को मैं, यदि इस वाली भुजा की बात करूं तो इसको हम एडी भी लिख सकते हैं और डी ए भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख लो, दोनों ही सही है, ठीक है। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि मैंने यहां से इनको इरेज कर दिया था या मिटा दिया था, क्यों? क्योंकि ये आपको बताना है कि जो भुजा एडी है उसकी दो आसन्न भुजाएं एडजेसेंट साइड्स कौन सी होंगी। ये जो भुजा एडी है उसकी एडजेसेंट साइड्स कौन सी होंगी, जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए। इसलिए मैंने उनको पहले ही मिटा दिया था। सभी बच्चे बताएंगे? हाँ खुशबू, आपका डाउट है? सर एक बार दोबारा रिपीट कर दो सर ये वाला पॉइंट। अच्छा ठीक है, मैं कर दे रहा हूँ, एक बार बच्चों को कमेंट पे आंसर दे लेने दो, फिर मैं पूरे दोबारा से कर देता हूँ। मैंने अभी, हाँ क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं, कि जो भुजा एडी है उसकी दो एडजेसेंट साइड्स हैं, दोनों बतानी है, एक ही साथ लिख के बतानी है, एक नहीं बतानी। हाँ जी रमेश भैया जी, आपने अलग अलग बताया है, ठीक है। राम देवी, ये एक कैसे हो सकता है? केवल एक ही पॉइंट लिखा है आपने, हाँ अभी ठीक है, ठीक है। अच्छा, केवल तीन बच्चों ने आंसर दिया है, शिवानी, रुखसाना, रमेश, राजेश, रामदेवी और टीना। डीसी और ए बी, अच्छा आपने पहले डी ए लिख दिया था, तो डी ए के लिए तो मैंने पूछा ही है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अभी मैं इरेज कर देता हूं, आप देख भी सकते हो। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, मैं किसके बारे में बात कर रहा था? आसन भुजाओं के बारे में। अब आसन भुजाएं होती क्या है? तो हम किसी भी भुजा के लिए आसन भुजाएं देखते हैं, मतलब डायरेक्ट अगर हम एक भुजा लें तो वो आसन नहीं हो सकती, ठीक है। हम पहले एक रेफरेंस के लिए कोई भी एक भुजा लेंगे और फिर हम उसी के लिए देखेंगे कि इसके लिए आसन भुजा कौन सी है। इसका दूसरी तरह से समझते हैं। मान लो मैं आपसे पूछूं कि आपके स्कूल की दूरी कितनी है, तो आपका क्वेश्चन क्या होगा कि सर कहां से नापनी है हमें? हमारे घर से नापनी है, बस स्टॉप से नापनी है, किसी शहर से नापनी है, ठीक है। इसी तरह से जो आसन भुजाएं भी हैं, जब मैं ये पूछूं कि आसन भुजाएं कौन सी है, तो आपका पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए, किसकी आसन भुजा, ठीक है, किसकी आसन भुजा। तो सबसे पहले हमने ए बी की आसन भुजा देखी, आप किसी भी की भी देख सकते हो। यदि मैंने ये ए बी की आसन भुजा देखी तो मैंने देखा कि ऐसी कौन सी भुजाएं हैं जिनका जो इससे टच हो रही हैं, बहुत ही सिंपल सी भाषा में, जो इसको टच करती है, जो इसको स्पर्श करती हैं, ऐसी कौन सी भुजाएं हैं? तो एक तो ये वाली भुजा हो गई बीसी, क्योंकि ये इसको यहां टच कर रही है, और एक डी ए हो गई जो कि इसको यहां टच कर रही है। इसका मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा
भुजा ए बी के लिए आसन्न भुजाएं हो गई। ठीक है, पहला तरीका तो ये। तो आसन्न भुजाओं के लिए क्या कि अगर आपसे पूछे कि आसन्न भुजाएं कौन सी हैं, तो या फिर आप दूसरी तरह से बता सकते हो। जब भी आप बोलो कि आसन्न भुजाएं कौन सी है, तो आप कोई भी दो भुजाएं बताइए जो आसन्न हो। जैसे आप बता सकते हो कि एक तो ए बी है और एक बी सी है। ठीक है, एक बच्चे ने ये बताया तो उसका आंसर भी सही है, लेकिन दूसरे बच्चे ने बताया कि एक तो ए बी है और एक ए डी है, तो ये भी सही है। आपसे बस ये पूछा है कि आसन्न भुजाएं बताइए, तो आप कोई भी दो भुजाएं बता दीजिए जो आसन्न हो। ठीक है, लेकिन जब आपसे पूछे कि सारी आसन्न भुजाएं बताइए, तो आपको सभी का इस तरह से पेयर लिखना होगा कि ए बी की आसन्न भुजाएं बीसीबी और एडीबी है, बीसी की ए बी है और सी डी है। इसी तरह से सभी भुजाओं की आसन्न भुजाएं आपको लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, सभी को समझ में आया आसन्न भुजाओं से क्या मतलब है? जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया। आसन्न भुजा का सीधा सीधा मतलब है बगल वाली भुजा, पड़ोस वाली भुजा। ठीक है, अब क्योंकि भुजा दो तरह से, दो बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, तो दो पड़ोसी होंगे उसके। यदि मैं इस ए बी की बात करूं तो इसको, एक तो इसका ये यस पड़ोसी हो सर। गई, एक इसकी ये पड़ोसी हो गई। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं हम आसन्न कोण पर या फिर एडजेसेंट एंगल्स पर। सेम इस पे अप्लाई होता है। एडजेसेंट एंगल मतलब पड़ोस वाला कोण कौन सा है, बिल्कुल जस्ट साइड वाला कौन सा है। तो यहां भी हमें हमेशा दो कोण ही मिलेंगे। कैसे? यदि मैं आपसे कोण ए के पड़ोस वाले पूछूं, तो आप बता सकते हो क्या? जल्दी से बताइए, कोण ए वाले बता सकते हो कि कोण ए के क्या होंगे? कोण ए के आसन्न कोण क्या होंगे? पड़ोस वाले कोण, यानी कि कोण ए के पड़ोस वाले कोण, बिल्कुल सही बात। ठीक है, खुशबू, हाँ, अभी सभी बच्चों ने खुशबू, शिवानी, ईशांत, रामदेवी, राजेश, रमेश, हाँ, सभी ने आंसर दे दिया। बिल्कुल सही बात है। आसन्न कोण क्या होते हैं? बिल्कुल पड़ोस वाले कोण। ठीक है, तो ये इसका कोण हो गया, पड़ोस वाला पहला, दूसरा पड़ोसी ये हो गया। तो जो दोनों पड़ोसी कोण हैं वो इनके आसन्न कोण कहलाएंगे। ठीक है, ये हो गए इनके आसन्न कोण किसी भी चतुर्भुज में। ठीक है, अब आपको क्या बताना है? अब आपको कोण सी के आसन्न कोण बताने हैं। अब आपको कोण सी के आसन्न कोण बताने हैं कि इस कोण के आसन्न कोण कौन से हैं। इस कोण के आसन्न कोण कौन से हैं, पड़ोसी कोण कौन से हैं? डीबी। बोल के नहीं बताना, ये कमेंट में लिख के बताना था। खैर कोई बात नहीं। डी और बी, बिल्कुल सही बात है। डी, एक तो इसका ये वाला पड़ोसी डी हो गया और इधर की साइड पड़ोसी बी हो गया। ठीक है, तो इसी तरह हम सारे सारे कोणों के लिए उनके आसन्न कोण बता सकते हैं कि आसन्न कोण क्या होंगे। यस और नो? सभी बताइए, समझ में आया या नहीं आया? हाँ, निखिल राजपूत के नाम से जो भी बच्चा है, आपने हैंड रेज किया है, आपका कोई डाउट है क्या? निखिल राजपूत के नाम से जो भी बच्चा है, आप म्यूट पर हो अगर आप कुछ बोल रहे हो तो। निखिल राजपूत के नाम से जो भी बच्चा है, आपने हैंड रेज किया है, आपका कोई डाउट है क्या? अच्छा, शायद आपका नो कोई सर। डाउट। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आता है विकर्ण। ये ना आपको याद रखने, वैसे याद होंगे भी, कि डायगोनल्स क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा, आपको अपोजिट शीट्स पता है, अपोजिट वर्टेक्स पता है, ये सम्मुख शीट्स पता है? यदि मैं एक त्रिभुज बनाऊं, सॉरी एक चतुर्भुज बनाऊं, तो इसमें आप एक कोई भी अपोजिट वर्टेक्स बताइए। पहला क्वेश्चन, अभी विकर्ण पे नहीं जाना, विकर्ण पे नहीं जाना, सम्मुख शीट्स बताइए। दो जोड़े बनेंगे यहां सम्मुख शीर्षों के, दोनों जोड़े आपको कमेंट में लिख के बताने हैं। इस वाले चतुर्भुज में, चतुर्भुज एबीसीडी में आपको सम्मुख शीर्ष बताने हैं। दो जोड़े बनेंगे, एक तो ठीक है, हाँ, आपने एक ही बताया अभी, सम्मुख शीर्ष, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। एक तो ए हो गया, मान लो इसका सम्मुख देखो तो इसका सम्मुख हो गया सी। इसी तरह से यदि मैं शीर्ष बी के लिए सम्मुख शीर्ष देखूं तो वो हो जाएगा डी। मतलब एक तो हो गया ए और सी और दूसरा हो गया बी और डी। ठीक है, अब विकर्ण क्या होता है? तो जो सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड होता है, ध्यान रखना, ये रेखाखंड होता है। क्यों? क्योंकि इसका एंड पॉइंट है, एक का यहां है, एक का यहां है।
ठीक है, ये रेखाखंड होता है, लाइन सेगमेंट होता है। तो यदि अपोजिट जो वर्टेक्स होते हैं या जो सम्मुख शीर्ष होते हैं उनको मिलाने वाला रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। उनको मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? विकर्ण कहलाता है। अब यदि इसी चतुर्भुज की बात करें तो अभी हमने देख लिया था कि ए और सी सम्मुख वो है, ए और सी सम्मुख शीर्ष है, तो इनको जो ये वाला रेखाखंड मिलाएगा इसका नाम हो जाएगा एसी। तो एसी एक विकर्ण हो जाएगा। इसी तरह जो बीडी है वो भी इसका दूसरा विकर्ण होगा। बीडी, सॉरी ये गलत है, ये बीडी आएगा। ठीक है, बीसी नहीं, ये होगा बीडी। तो बीडी इसका दूसरा विकर्ण हो जाएगा। विकर्ण आया समझ में? विकर्ण आया क्या समझ में? हाँ, और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि किसी भी एक चतुर्भुज में केवल दो ही विकर्ण होते हैं, दो से ज्यादा विकर्ण नहीं हो सकते। किसी भी चतुर्भुज में क्या कि केवल दो ही विकर्ण होते हैं। ठीक है, हाँ ये समझ में आया है। तो अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट हमने अभी तक पढ़े हैं उन पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, जो कि अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर सभी को पोल सेक्शन में देना है। कोई भी बच्चा कमेंट में अपना आंसर लिखेगा नहीं। क्वेश्चन क्या है कि एक चतुर्भुज हमें दे रखा है और कोण ए के आसन्न कोण बताने हैं। और मैंने आसन्न आपको बता दिया था कि आसन्न का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है। इस चतुर्भुज में आपको कोण ए के आसन्न कोण बताने हैं कि आसन्न कोण कौन से होंगे। ठीक है, अब किसके लिए? यहां ऑलरेडी दे रखा है, हमें कोण ए के आसन्न कोण देखने हैं। बहुत बढ़िया, आपने आंसर देना स्टार्ट कर दिया है और सभी का आंसर सही भी है। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये क्वेश्चन कमेंट में पूछा था तो कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता था कि ये क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, अगर पूछा है तो फिर तो सभी का आंसर सही होना चाहिए। फिर तो सभी बच्चों का आंसर एकदम सही होना चाहिए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका आंसर सही बात है। टीना ने सही सही याद दिलाया है कि ये क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी पूछ चुका हूं। ठीक है, आप काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं, लेकिन अभी सभी बच्चों ने आंसर नहीं किया है। अभी सभी बच्चों ने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 3 बच्चे और बचे हुए हैं, सभी बच्चों ने आंसर नहीं किया। 3 बच्चे और बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 3 बच्चे और बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कीजिए आप। 3 बच्चे और हैं, 3 बच्चे, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकंड है आपके पास, केवल 10 सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 3 है, चतुर्भुज एबीसीडी में कोण ए के आसन्न कोण कौन से हैं, ये बताना है आपको। केवल 10 सेकंड है, जल्दी से आंसर कीजिए। 5 सेकंड बचे हैं। 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। अच्छा, आपको कमेंट में लिखना ए नहीं है वैसे, सही इसका आंसर देखते हैं। चलिए क्या होगा इसका आंसर, हमें क्या बताना था कि कोण ए का आसन्न कोण बताना था। आसन्न मतलब पड़ोसी। अब किसी भी कोण के लिए उसके 2 पड़ोसी होते हैं, एक तो इस साइड वाला पड़ोसी और एक इस साइड वाला पड़ोसी। अगर हम इस साइड वाले पड़ोसी की बात करें तो ये हो जाएगा कोण बी, और यदि हम इस साइड वाले पड़ोसी की बात करें तो ये हो जाएगा कोण डी। बिल्कुल सही बात है। तो कोण बी और डी किस में दे रखा है? ऑप्शन बी में। इसका मतलब ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बी और डी कोण ए के एडजेसेंट एंगल्स हैं या आसन्न कोण हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। अभी कमेंट में कोई आंसर नहीं करेगा, कमेंट में अभी कोई भी आंसर नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि चतुर्भुज PQRS में भुजा जो QR है, QR भुजा के सम्मुख भुजा आपको बतानी है कि उसके सम्मुख भुजा कौन सी है। कमेंट में कोई नहीं बताएगा, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि चतुर्भुज PQRS में भुजा QR के सम्मुख भुजा कौन सी है, ये आपको बताना है। ये तो क्लियरली दिख ही रहा है इस डायग्राम में कि भुजा QR के सम्मुख भुजा कौन सी है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे भी चुके हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे, पता नहीं क्यों लेकिन सभी बच्चे आंसर अभी कर नहीं रहे हैं। 3 बच्चे ऐसे हैं अभी भी जिन्होंने पिछले क्वेश्चन में भी आंसर नहीं किया था।
बहुत बढ़िया। ठीक है, 10 सेकंड वेट करते हैं, केवल 10 सेकंड और वेट करते हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से, केवल 10 सेकंड और वेट करते हैं। 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। क्वेश्चन है चतुर्भुज पी क्यू आर एस में भुजा क्यू आर के सम्मुख भुजा कौन सी है, ये आपको बताना है। 5 सेकंड बचे हैं, केवल 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि पी क्यू आर एस, ये वाला जो चतुर्भुज है उसमें क्यू आर के सम्मुख भुजा बतानी है। अब क्यू आर कौन सा है ये तो हमें दिख रहा है, क्यू आर तो ये रहा। ठीक है, ये क्यू आर हमें यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला क्यू आर है। मैं इसको और हाईलाइट कर देता हूं ताकि सबको क्लियर दिखे। ठीक है, अब इसके सम्मुख मतलब बिल्कुल अपोजिट साइड जो होती है, इसके सम्मुख मतलब इस साइड जो होगी, तो इस साइड जो चतुर्भुज की भुजा है वो होगी ये वाली भुजा। कौन सी वाली? पी एस या एस पी, इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं, पी एस या एस पी। ठीक है, भुजा की बात की है, यहां आपको क्या ध्यान रखना है कि भुजा की बात की है तो जो भुजा है वो तो हो जाएगी पी एस। ठीक है, भुजा क्या हो जाएगी? पी एस या एस पी, इसको हम एस पी भी लिख सकते हैं तो भी ये इसका आंसर करेक्ट होगा। अभी काफी बच्चे कहां कंफ्यूज हो गए होंगे मैं उसका भी बता देता हूं। मैं इसको इरेज कर दूं यदि, तो आप में से काफी को ये लगा होगा कि इसके सम्मुख तो ये भी है, ठीक है, मतलब ये वाला भी आ सकता है इसके सम्मुख भुजा में, पर ये तो चतुर्भुज की भुजा है ही नहीं, ये तो चतुर्भुज का विकर्ण है, ये तो चतुर्भुज का विकर्ण है। इसी प्रकार से यदि मैं इस चतुर्भुज के दूसरे विकर्ण की बात करूं तो ये वाला है, तो यहाँ विकर्णों की तो बात हुई ही नहीं है। यहाँ किसकी बात हुई है? अपोजिट साइड की या फिर सम्मुख भुजा की। तो भुजा तो इसकी 4 ही है, भुजा नंबर 1, 2, 3 और 4। और हमसे क्या पूछा था कि भुजा नंबर 2 के सामने वाली भुजा कौन सी है? तो 2 के सामने वाली भुजा है भुजा नंबर 4, जो कि है पी एस या एस पी। ये वाली जो भुजा है वो भुजा 2 के सामने वाली भुजा है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये समझ में आया कि सभी को? जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए, सभी को समझ में आया ना ये? सभी बच्चे बताएंगे? किसी का कुछ भी डाउट होगा तो अभी पूछ लेना, अदरवाइज फिर आगे का समझने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए चाहे छोटा सा ही डाउट हो, पूछ अभी लेना। ठीक है, अगर ये समझ में आया है तो चलिए अब हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है चतुर्भुज का कोण योग गुण। ठीक है, अच्छा ये इसके बारे में पता होगा कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होती है। इसमें ना ये सबको पता होगा, मैं फिर से याद दिला देता हूं आपको। इसके लिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? जल्दी से बताइए, कमेंट में लिख के। आप लोग ही बताओगे ये कॉन्सेप्ट भी। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? जल्दी से बताइए, सभी बच्चे बताएंगे। देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ये सभी को पता है। अच्छा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, बिल्कुल सही बात है। रुखसाना, टीना और राजेश के नाम से जो भी बच्चा है, राम देवी, खुशबू, सबका एकदम सही आंसर है कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब इसमें ना किसी भी प्रकार का चतुर्भुज हो सकता है, चाहे वो समांतर चतुर्भुज हो, समलंब चतुर्भुज हो, चाहे वो काइट हो मतलब पतंग हो, या फिर आयत हो, वर्ग हो, कुछ भी हो, समांतर, समलंब चतुर्भुज, जैसा भी हो, या सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, कोई सा भी चतुर्भुज हो, कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल हो, सबके लिए अप्लाई होगा कि उसके चारों कोणों का योग 360 होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी 3 कोण दिए गए हो तो टोटल 360 होता है। इस कॉन्सेप्ट से आप चौथे का मान भी निकाल सकते हो। जैसे यदि मैं इस त्रिभुज की, इस चतुर्भुज की बात करूं तो इसमें 4 कोण है, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। तो इन चारों का जो सम है या जो चारों का योग है वो 360 डिग्री होगा। अच्छा, ये सही नहीं लिखा हुआ है सही तरह से, 360 यहां आएगा। ठीक है, ये शायद अगली लाइन में पहुंच गया तो आप इसको मत मानना, 360 डिग्री यहां आएगा, मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, इन चारों का सम है 360 डिग्री, 360 डिग्री। हाँ, ये आप में से काफी ने कमेंट करके बताया था और आपको याद भी रखना है। 2 कॉन्सेप्ट होते हैं देखो, एक त्रिभुज का होता है, एक चतुर्भुज का होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। ये आपको हमेशा याद रखना है।
ये बड़ी क्लासेज में भी काम आएगा आपके। ठीक है, चलिए अगर आपको ये समझ में आ गया है ना, पहले कमेंट में लिख के बताइए, फिर तो हम क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सभी कमेंट में लिख के बताइए समझ में आया है नहीं। बहुत बढ़िया। अगर ये सभी के समझ में आ गया है तो चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में हमें एक चतुर्भुज दे रखा है जिसके 3 कोण हमें दे रखे हैं, 110 डिग्री, 70 डिग्री और 120 डिग्री। 3 कोण दे रखे हैं। चौथा कोण है जो कि है कोण एक्स, उसका मान बताना है। सभी को ये पोल सेक्शन में जाके बताना है, ना कोई बोल के बताएगा ना कमेंट में बताएगा। सभी बच्चे कहां बताएंगे? पोल सेक्शन में। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होगी, जोड़ और घटा करना होगा। अगर वो सही किया तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि चतुर्भुज डब्ल्यू एक्स वाई जेड में कोण एक्स की माप ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं, शाबाश। हाँ इजी है, बिल्कुल इजी है। हम वैसे सब हमेशा ही इजी क्वेश्चंस करते हैं, कभी टफ क्वेश्चन करते ही नहीं है, ताकि सबको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, इजी है। जल्दी से आंसर कीजिए, अभी सभी बच्चों ने आंसर नहीं किया है। हाँ ये अच्छा, इसमें भी लेकिन 3 तरह के आंसर आ गए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 3 तरह के आंसर आए हैं। कुछ बच्चों ने ऑप्शन ए बोला है, कुछ ने ऑप्शन बी बोला है, कुछ ने ऑप्शन सी बोला है। अच्छा, कोई अभी कमेंट में लिखेगा नहीं कि इसका आंसर क्या है। सभी को पोल सेक्शन में लास्ट 10 सेकंड वेट करते हैं, सिंस ये भी काफी आसान है तो 10 सेकंड वेट करते हैं। अच्छा, निखिल राजपूत के नाम से जो भी बच्चा है, मैंने कमेंट में लिखने को मना किया था। सभी बच्चों को भी पोल में ही देना है, ना कमेंट में लिखना है ना बोल के बताना है। 10 सेकंड बचे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। केवल 10 सेकंड बचे हैं, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। केवल 10 सेकंड बचे, जल्दी से आंसर कीजिए। 5 सेकंड बचे हैं, केवल 5 सेकंड। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए अब पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, हमें ये पता है 260। 260। आप क्या कहना चाह रहे हो? किस बच्चे ने अनम्यूट किया था? हाँ जी, ठीक है, देखते हैं। हमें ये पता है कि जो चारों का योग है या जो चारों का सम है वो 360 डिग्री होगा। ठीक है, अब इसमें से कोण एक्स हमें नहीं पता तो हम कोण एक्स को एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, लेकिन कोण वाई हमें पता है कि ये 120 डिग्री है, तो हमने इसकी जगह 120 लिख लिया। ठीक है, कोण जेड हमें पता है 70 डिग्री है, तो 70 डिग्री हो गया। प्लस कोण डब्लू पता है हमें, एंगल डब्लू 110 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, हाँ जी, टीना के नाम से जो बच्चा है उन्होंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि जब हम 120, 70 और 110 को हम सम करेंगे या ऐड करेंगे और 360 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बहुत बढ़िया। ठीक है, सभी बच्चे क्या बताएंगे? अच्छा, कुछ ने बता भी दिया है कि 120, 70 और 110 को सम करने पे कितना आएगा। सभी बच्चे बताएंगे 120, 70 और 110 को सम करने पर, जोड़ने पर क्या आएगा, इनका एडिशन क्या आएगा? 120, 70 और 110। सभी बच्चे बताएंगे। खुशबू ने पहले ही आंसर दे दिया था, रामदेवी ने पहले ही दे दिया था, हाँ टीना, शिवानी, इन्होंने अभी अभी आंसर किया। बहुत बढ़िया, सूरज ने भी कर दिया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, सबका आंसर एकदम सही है कि इनको सम करने पर हमें मिलेगा 300, यानी कि इन तीनों की जगह मैं लिख सकता हूं 300 डिग्री। ठीक है, 300 डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो अब यहां से तो बस आ गया, एंगल एक्स बराबर क्या होगा? 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री। और 360 में से जब मैं 300 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये आ जाएगा, एंगल एक्स आ जाएगा 60 डिग्री। यानी कि जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। ये सभी को समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। इसका सॉल्यूशन आप यहां देख सकते हो, ये आसान था, समझ में आपके आ गया होगा। अगर किसी से गलती हुई है ना तो वो जोड़ने में गलती हुई होगी, वहां गलती हो सकती है, अदरवाइज ये बहुत ही आसान था, ये बहुत ही आसान था।
अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है इसके सॉल्यूशन का, स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले सकते हो। हाँ ठीक है, चलिए अगर ये सभी को समझ में आ गया तो इसमें ऑप्शन बी सही था, जो कि था 60 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, हाँ ले लिया ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है अगला। सभी को क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करना है। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी चतुर्भुज में चारों कोण बराबर हैं, ये आपको ध्यान रखना है, चारों कोण बराबर हैं तो प्रत्येक की माप ज्ञात करनी है। सभी को ये भी पोल सेक्शन में देना है। अच्छा यहां थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, आंसर पोल सेक्शन में देना है, ना बोल के देना, ना कमेंट में लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन आप सभी को पता चली गया है। क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी भी चतुर्भुज में चारों कोण बराबर हैं, ये हमें दे रखा है, तो हमें सभी का माप बताना है कि प्रत्येक का माप कितना होगा। बहुत बढ़िया, 3 बच्चे आंसर कर भी चुके हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। 5 बच्चे आंसर कर चुके हैं। अच्छा इस बार अच्छी चीज ये है कि सभी का आंसर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। ये तो सबसे इजी है, बिल्कुल इजी है। राजेश कुमार के नाम से जो भी बच्चा, आपका नाम क्या है, राजेश या कुछ और है? नाम कमेंट में लिख के बताओगे आप। राजेश कुमार के नाम से जो भी बच्चा है, आपका नाम क्या है, राजेश है या फिर कविता? अच्छा कविता, मैं ना हमेशा बोलता हूँ कि कमेंट में आंसर लिखना नहीं है, आपने फिर से लिख दिया। हमेशा मना करता हूँ ना, ना तो आपको करेक्ट ऑप्शन लिखना, ना ही आपको करेक्ट आंसर लिखना है जब तक कि मैं बोलूँ ना। ठीक है, जब तक क्वेश्चन आपको दिखेगा पोल सेक्शन चालू है, ऑन है, तब तक किसी भी बच्चे को आंसर कमेंट में नहीं लिखना। कोई बात नहीं, अभी लिख दिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे से सभी बच्चे याद रखेंगे कि जब तक पोल सेक्शन चालू होता है तब तक कोई भी बच्चा कमेंट में आंसर ना तो लिखेगा और ना ही कोई बोलेगा अनम्यूट करके। ठीक है, अच्छा उससे प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि बाकी बच्चों को भी पता चल जाता है, फिर बाकी के बच्चे सॉल्व करने के बजाय वही आंसर देने लग जाते हैं, ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं। लास्ट 10 सेकंड और वेट करते हैं, अभी 2-3 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। लास्ट 10 सेकंड और वेट करते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकंड और है आपके पास। क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी चतुर्भुज में चारों कोण बराबर हैं। सर ये तो क्वेश्चन 6-7 का क्वेश्चन है। हाँ सब कुछ ही है, आसान ही है, सारी चीजें आसान है, 6-7 कह सकते हो आप बिल्कुल, लेकिन 6-7 का आना चाहिए तभी आप आगे के पढ़ पाओगे। 5 सेकंड बचे, चलिए 5 सेकंड वेट करते हैं, फिर डिस्कस करते हैं जल्दी से। 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। बहुत बिल्कुल सही बात है, काफी आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या था कि चारों कोण बराबर हैं, तो मान लो एक कोण है एक्स, तो दूसरा भी एक्स हो जाएगा, तीसरा भी एक्स हो जाएगा और चौथा भी एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि चारों बराबर हैं। अब हमें क्या पता है कि जो चतुर्भुज होता है उसके चारों कोणों का जो योग है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। अब इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 4x, 4x इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये हमें पता है। अब यहां से यदि मैं x निकालूंगा तो x हो जाएगा 360 डिग्री बटे 4, और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 90 डिग्री। आप भी कर सकते हो इसको सॉल्व 90 डिग्री, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी पर बेस्ड। सभी बच्चे तैयार रहेंगे, अगला क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 7। ये 6-7 का नहीं है, यहां आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। यहाँ क्या है, ये भी आसान है, ऐसा नहीं है कि ये टफ है बहुत ज्यादा, नहीं, ये भी बहुत ही आसान है, लेकिन यहाँ आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या है, इसमें हमें एक चतुर्भुज दे रखा है ए बी सी डी, और उस चतुर्भुज में हमें कोण डी का मान बताना है कि कोण डी कितना होगा। सभी बच्चे, हाँ इसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और ये सॉल्व भी करना पड़ेगा, तब कोण डी का मान निकलेगा। तो सभी बच्चे बताएंगे, बताना सभी को पोल सेक्शन में ही है, ना कमेंट में लिखना है ना अनम्यूट करके बताना है, सभी को पोल सेक्शन में ही अपना आंसर बताना है। बहुत बढ़िया, अच्छा आंसर आना स्टार्ट हो गया है, बहुत ही बढ़िया, आंसर आना स्टार्ट हो गया, बहुत बढ़िया। अच्छा इसमें जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, सभी बच्चे आराम से सॉल्व करेंगे।
जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, सभी बच्चे आराम से सॉल्व करेंगे। हाँ, ये थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तब आपको शायद समझ में आएगा। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, काफी आंसर करना स्टार्ट कर दिया है, सही बात है। बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ ना दो तरह के आंसर आ रहे हैं, चलिए देखते हैं कि आंसर कितना होगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा टाइम लेंगे, इसमें जल्दी नहीं करेंगे, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। हो सकता है आपको कैलकुलेशन करने में टाइम लगे, और हो सकता है किसी बच्चे को ये लग रहा हो कि सर इसमें तो कौन दे ही नहीं रखे सारे, एक और कौन पता रहना चाहिए। है इसमें, हाँ, इंफॉर्मेशन पूरी है, हो गया ना, बहुत बढ़िया। इंफॉर्मेशन पूरी है इसमें, पूरी सूचना है, कुछ भी मिसिंग नहीं है, सब कुछ दे रखा है, बस आपको ढूंढना है कि वो क्या क्या दे रखा है। यस। अच्छा, 20 सेकंड वेट करते हैं, अब सिंस काफी टाइम हो गया है तो 20 सेकंड वेट करते हैं, उसके बाद हम इसको, सब कुछ दे रखा है, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, एक लेकिन ढूंढना पड़ेगा, ऐसे क्लियरली लिख नहीं रखा। 15 सेकंड बचे आपके पास, केवल 15 सेकंड बचे, जल्दी से आंसर कीजिए अब। 15 सेकंड बचे हैं आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। 15 सेकंड, 10 सेकंड है, केवल 10 सेकंड और बचे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। केवल 10 सेकंड बचे हैं आपके पास, केवल 10 सेकंड बचे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए, हो गया ना। 5 सेकंड लास्ट, 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। चलिए, अच्छा इसमें मिला जुला आंसर आया है, कुछ का ऑप्शन बी है, कुछ का ऑप्शन सी है। अच्छा, कोई भी अभी कमेंट में नहीं लिखेगा, पहले समझ लेते हैं हम, फिर आप कमेंट में लिख लेना। हमें क्या बताना था कि एबीसीडी में कौन डी, मतलब जो ये वाला कौन है उसका मान बताना था कि इसका मान क्या होगा। अब इसको हम कैसे कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए हमें ये देख सकते हैं कि ये एबीसीडी एक चतुर्भुज है, एबीसीडी एक चतुर्भुज है, जिसका ये एक ये कौन है, एक ये है, एक ये वाला कौन है जो कि यहाँ बना हुआ नहीं है, एक ये वाला है और एक ये है। अब इन चारों का जो सम है वो 90 डिग्री होगा, ये हमें पता, सॉरी 360 डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा, मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी। अब इन चारों का जो सम है या योग है वो 360 डिग्री होगा। अब कोण ए का कैसे पता करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, अच्छा कोण ए में यदि आप देखोगे तो जो ये वाला कोण है वो यहाँ कितने का दे रखा है, जल्दी से कमेंट में बताइए कितना दे रखा है। ये जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है ये वाला कोण कितना दे रखा है हमें, सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से। बहुत बढ़िया, ये हमें दे रखा है 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि यह समकोण या फिर राइट एंगल का निशान बनाया बनाया हुआ है, तो ये वाला जो कोण है वो हो जाएगा 90 डिग्री। बिल्कुल सही बात है, सभी बच्चों का एकदम सही आंसर है कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अगर ये 90 है तो ये जो पूरा है वो 180 होगा, क्योंकि एक सीधी रेखा पर बना हुआ है, ये वाला 180 होगा, उसमें से 90 ये है, तो फिर ये वाला कितना बचेगा, इसको मैं ब्लू कलर से बना देता हूं, ये वाला कितना बचेगा, सभी बताएंगे। ये वाला कितना बचा, ये भी 90 डिग्री होगा, बिल्कुल करेक्ट है, ये भी क्या होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं इसको पूरे को इरेज करके यहां से जल्दी से, कि ये जो पूरा एंगल है, ये वाला जो पूरा एंगल है वो 180 है, क्योंकि एक सीधी रेखा पर बना हुआ है। अब इसमें यदि मैं इस साइड वाले इस कोण की बात करूं, केवल ये वाला जो कोण है वो समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है, टोटल 180 है, तो जब रिमेनिंग कितना होगा, बचेगा कितना, 180 में से जब 90 घटाएंगे तो हमें 90 ही तो बचेगा। ठीक है, तो वो जो बचा हुआ 90 है वो ये वाला कोण हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये भी हमें 90 डिग्री मिल गया। तो अब हमें सी ए भी पता है, बी भी पता है, सी भी पता है, तो ए को लिखा मैंने 90 डिग्री, बी हमें दे रखा है 100 डिग्री, सी हमें दे रखा है 60 डिग्री, सी हमें दे रखा है 60 डिग्री, प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 या 360। अब हमें डी का बताना है, तो उसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि इन तीनों का सम कितना होगा, तो तीनों का सम, बिल्कुल सही बात है, काफी बच्चे आंसर दे भी चुके हैं,
इनका सम होगा 250, इनका जो योग है वो होगा 250 डिग्री प्लस एंगल टी बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। अब यहां से जो कोण डी है वो आराम से निकाल सकते हैं, 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 110 डिग्री कोण डी का मान। कोण डी का मान आएगा आपका 110 या फिर 110 डिग्री। बिल्कुल सही बात है, इसका मान कितना आएगा 110 डिग्री। ठीक है, ये सभी को समझ में आया? ऑप्शन सी कैसे सही होगा सभी बताओ, सभी बच्चे बताएंगे यस और नो लिख के। समझ में आया है तो ये वाई, अगर नहीं आया है तो एन, नहीं आया है तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे कि समझ में आया है या नहीं आया। बहुत बढ़िया, लेकिन अभी तक केवल 6 बच्चों ने बताया है, बाकी के बच्चे भी बताएंगे। सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे भी सभी ने कमेंट किया नहीं है, सभी को समझ में आया या नहीं आया। सभी ने कमेंट नहीं किया है अभी तक। रामदेवी, रवि, टीना, हाँ अभी किया है। ठीक है ठीक है ठीक है, सभी ने हाँ कमेंट किया है। तो चलिए अब हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, आज का लास्ट कॉन्सेप्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम चतुर्भुजों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपेजियम क्या होता है। ठीक है, अब समलंब चतुर्भुज के बारे में काफी को पता भी होगा, काफी को शायद थोड़े से कंफ्यूज भी होंगे। तो चलिए हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं, यह ध्यान रखें, कोई भी एक जोड़ा समांतर हो। इसमें लिख रहा है ना, जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, कोई भी एक पेयर पैरेलल हो, मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें कोई भी एक जो पेयर है अपोजिट साइड का कोई भी एक पेयर पैरेलल हो। ठीक है, तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, वो क्या कहलाता है, समलंब चतुर्भुज। अब यदि मैं इसके उदाहरण की बात करूं तो यहां से देख सकते हैं कि जो चतुर्भुज एबीसीडी है, जो चतुर्भुज एबीसीडी है, अच्छा समांतर का ये होता है मतलब क्या हुआ कि इसमें ए बी और सी डी समांतर हैं। ठीक है, ये दोनों समांतर हैं, क्यों, क्योंकि ये एरो का मतलब ही ये होता है कि ये दोनों समांतर हैं। अच्छा, दो तरह से दे के रखते हैं समांतर, या तो ऐसे दे के रखते हैं या फिर इसको मैं पहले इरेज करके बता देता हूं। हो सकता है आपको इस तरह से ना देके केवल इस तरह से दो लाइन खींच दे, इस पे भी और इस पे भी, इसका मतलब है कि ये दोनों समांतर हैं। ठीक है, तो ये समांतर का मतलब समझ में आ गया आपको। हो सकता है इस तरह से दे, हो सकता है इस तरह से दे, तो किसी भी तरह से आपको ये समांतर दे सकते हैं। यहां एरो दे रखा है तो एरो का मतलब भी समांतर होता है, इसका मतलब ये समांतर हो गया, तो ये समलंब चतुर्भुज हो गया। क्यों, क्योंकि जो अपोजिट वो साइड्स हैं ए बी और सी डी, एक तो ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, ये दोनों पैरेलल हैं, समांतर हैं, इसलिए क्या होगा, ये समलंब चतुर्भुज होगा। ठीक है, अगर आपको समलंब चतुर्भुज आ गया तो चलिए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। चलिए ये बताइए कि क्या, इसको मैं दे देता हूं ए, आकृति बी, आकृति सी, यानी कि फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी। बताइए फिगर ए एक समलंब चतुर्भुज है क्या? जल्दी से बताइए, क्या जो फिगर ए है वो समलंब चतुर्भुज है? क्या फिगर ए समलंब चतुर्भुज है? बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, ज्यादातर बच्चों ने बोला है कि हाँ है, खुशबू ने बोला है कि नहीं है। चलिए देख लेते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। हमें क्या करना था कि एक युग्म सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होना चाहिए। ठीक है, तो एक तो सम्मुख भुजा ये वाली है, एक ये और एक ये। ठीक है, ये दोनों तो समांतर है नहीं ना, दे रखा। अब एक दूसरा युग्म, एक तो ये है एक ये है, अगर आप इन दोनों को देखोगे तो यहां में ये एरो का निशान दे रखा है दोनों में। ठीक है, एरो का निशान ये वाला दे रखा है, इसमें यहां इसमें यहां। एरो का निशान का मतलब है कि ये दोनों भुजाएं समांतर हैं। अब समांतर हो गया तो इसका मतलब ये समलंब चतुर्भुज भी हो गया, ट्रेपेजियम भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसकी जो ये वाला अपोजिट साइड का पेयर है वो पैरेलल है। ठीक है खुशबू, ये आया समझ में कि ये क्यों होगा? हाँ खुशबू बताइए, आपने हैंड रेज भी किया है शायद। सर जो इसकी जो ये नीचे वाली भुजा है वो तो इसके बराबर तो नहीं है, क्योंकि ये बराबर इससे नहीं, हाँ अच्छा क्वेश्चन, बिल्कुल सही क्वेश्चन, ये अच्छा किया आपने पूछा।
हाँ, यहां उन्होंने बोला, अच्छा मैं ना इसका नाम दे देता हूं ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ए बी सी डी। ठीक है, आप ये कह रहे हो कि ए बी और सी डी बराबर तो नहीं है, तो ये नहीं होना चाहिए। मैंने बराबर के लिए नहीं बोला, दो चीजें हैं, बराबर और समांतर, इक्वल और पैरेलल। तो ए बी और सी डी बराबर नहीं है, बिल्कुल आपकी सही बात है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू सी डी, मतलब ए बी और सी डी बराबर नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन ए बी और सी डी पैरेलल तो हैं, समांतर तो हैं, क्यों? क्योंकि ये निशान दे रखा है। तो हमें बराबर से मतलब नहीं है, समांतर होनी चाहिए। ठीक है, बराबर से मतलब नहीं है, मान लो एक भुजा ये रह गई, एक इतनी बड़ी हो गई, ठीक है, ये इस तरह से मिल रही है। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा मैं और अच्छी तरह से बना देता हूं ताकि आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आ जाए। मान लो एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है, तीसरी भुजा ये वाली है, और चौथी भुजा ये वाली है। ठीक है, अब यहां से हमें ये दे रखा है, मान लो कि एक तो ये और ये दोनों समांतर हैं। फिर भी अच्छा, अगर इसको मैं पी क्यू आर एस नाम दे दूं, पी क्यू आर एस, तो यहां भी समांतर से लेना देना है। क्यों? क्योंकि पी क्यू और आर एस यहां समांतर हैं। ठीक है, तो ये समलंब चतुर्भुज होगा। समलंब चतुर्भुज में बराबर का कोई लेना देना नहीं है, इक्वल का कोई लेना देना नहीं है। इक्वल है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समांतर होना चाहिए, बराबर होना, सॉरी पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, आया समझ में खुशबू? आया कि पैरेलल से मतलब है, इक्वल से मतलब यस। नहीं है। आ गया ना? हाँ, तो ये ध्यान रखना है कि जब भी समलंब की बात आए तो बराबर से कोई लेना देना नहीं है, समांतर होनी चाहिए, कोई भी एक जोड़ा समांतर होना चाहिए समलंब में। ठीक है, अच्छा चलिए इसको इरेज करते हैं। ये आकृति नंबर क्या थी? ये बी थी, बी और सी। अब बी का बताइए, क्या बी भी एक समलंब चतुर्भुज होगा, ट्रेपेजियम होगा? क्या आकृति बी एक ट्रेपेजियम होगा? सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे कि और जो ये वाली आकृति है क्या वो एक ट्रेपेजियम होगा? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है कि ये भी एक ट्रेपेजियम या फिर समलंब होगा। क्यों? क्योंकि यहां दे रखा है ये वाला जो जोड़ा है वो समांतर है, मतलब कोई सा भी एक युग्म समांतर हो तो वो समलंब चतुर्भुज तो होगा ही। ठीक है, बिल्कुल सही बात है सभी की कि यस, ये भी समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, इसी तरह ऑप्शन सी में भी हमें कह सकते हैं कि ये वाला भी आपस में, ये जो सम्मुख भुजाएं हैं वो समांतर हैं। अगर समांतर है तो ये भी एक समलंब चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो ये तीनों ही समलंब चतुर्भुज के उदाहरण थे। अच्छा, ये तीन अलग अलग क्यों दिए हैं? ताकि आपको अलग अलग तरह की आकृतियां दिख जाए और पता चल जाए कि समलंब चतुर्भुज कैसे कैसे हो सकते हैं। तो ए बी और सी तीनों ही समलंब के उदाहरण हैं। हाँ खुशबू, आपने फिर से हाँ जी बताइए। सर इसमें एरो का निशान होना जरूरी है, जो हमारा हाँ टेरिपेजियम है। बिल्कुल, अगर एरो का निशान नहीं होगा तो हम नहीं कह सकते। अच्छा, मान लो मैं फिर से बना देता हूं एक और आकृति कि मान लो एक ऐसी भुजा है और एक ऐसी भुजा है। ठीक है, ये मुझे समांतर लग रही है। ठीक है, ये मुझे समांतर तो लग रही है। अच्छा, इनको मैं पहले चारों बना देता हूं। अब ये मुझे जो रेड वाली है वो समांतर तो लग रही है लेकिन दे नहीं रखा, तो हमें नहीं कहना कि ये समांतर है या नहीं है, हमें नहीं पता, ये समलंब नहीं होगा जब तक कि ये या तो एरो का निशान हो या फिर इस तरह के निशान भी दे सकता है। तो ये भी तो पैरेलल का ही निशान होता है, या तो इस यस तरह का हो या एरो का निशान हो, तभी आप कहोगे कि ये पैरेलल है। अगर मान लो ये केवल इस तरह का है, ठीक है, जब किसी भी तरह का निशान नहीं दे रखा, तो आप नहीं कहोगे कि ये ट्रेपेजियम है या समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, या फिर अच्छा ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है इस पे निशान दे के रखे ए बी सी डी। ठीक है, इसके साथ साथ ये लिखा हो साइड में कहीं भी ए बी इज पैरेलल टू सी बी सी डी, तो भी ये ट्रेपेजियम है, क्योंकि यहां ना देके यहां इंफॉर्मेशन दे दी। कहीं ना कहीं आपको एक जगह ये बताएगा जो एग्जामिनर है, या चाहे बुक में दे रखा हो कि ये पैरेलल है, जब आपको कहीं भी बता दे तो इसका मतलब ये ट्रेपेजियम या फिर समलंब होगा। ठीक है, ओके। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। अच्छा, मेरी स्क्रीन शायद आपको नहीं दिखेगी अभी, आपको बस कुछ सेकंड्स वेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मेरा लैपटॉप शायद हैंग हो गया है। सर दिखाई दे रही है। स्क्रीन दिखाई दे रही है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहा। अच्छा, आपको बस कुछ सेकंड्स वेट करना पड़ेगा।
कुछ सेकंड अगर ये हो जाता है स्टार्ट। हाँ अभी चली गई होगी मेरी स्क्रीन, बस कुछ सेकंड्स वेट करना। आज का एक लास्ट क्वेश्चन और कोशिश करते हैं कि आज का लास्ट क्वेश्चन और हो जाए, वैसे टाइम तो हो गया है। अच्छा ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसका क्वेश्चन करते हैं हम अगली क्लास में। बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। अभी ये शायद कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, हाँ ठीक है। यहां तक किसी का कोई डाउट है क्या? यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो बता देना प्लीज। अगर नहीं तो बस क्लास यहीं तक थी, टाइम भी हो गया। इस पर क्वेश्चन कल करेंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कल करेंगे। यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो बताना। नहीं है, हाँ तो बाय बाय। बाय एवरीवन, बाय बाय। बाय 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 एवरीवन, बाय बाय बाय। बाय बाय। हाँ खुशबू बताइए। सर मैंने पिछली क्लास ज्वाइन नहीं की थी, तो मतलब कहीं से भी ये पता चल सकता है कि पिछली क्लास में क्या हुआ था? हाँ हाँ रिकॉर्डिंग मिलेगी। अच्छा रिकॉर्डिंग के लिए ना हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको आज मिल जानी चाहिए। कुमारेश कुछ ट्राई कर रहे हैं क्या हम रिकॉर्डिंग्स भेजने का? हाँ उसका ये कर रहा हूँ, मैसेज ड्राफ्ट करके मैं भेज दूंगा। अब उसमें कुछ एडिट नहीं करना ना, वैसा वही एज इट इज भेजना है ना? नहीं हाँ, रॉ वीडियो जो भी है उसको एज इट इज भेज देते हैं। ओके, आपका नाम क्या है? जिसने पिछली क्लास, अच्छा खुशबू, ठीक है। आपको मिल जाएगी खुशबू, कल आपको मिल जाएगी, है ना? हाँ ठीक है खुशबू, कल तक आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक आ जाएगा सारी क्लासेस का, जितनी भी अभी तक हुई है ना पिछले 3-4 दिन में, या 5 क्लासेस जो हुई है सबके लिंक आ जाएगा। ओके। आपको जो भी देखनी है आपको सब देख सकते हो आप। ठीक है, ओके बाय बाय। बाय एवरीवन, बाय बाय। बाय बाय। ये पूछना था, लाइक आपने जो शेयर किया था वही। ओके ओके।